हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज नंबर 4। यानी कि आज हम पढ़ेंगे एमसीक्यूज नंबर 76 से लेके एमसीक्यूज नंबर 100 तक। ओवरऑल ये इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के एमसीक्यूज का लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 76 स्टार्ट कर देते हैं कि रिफाइनरीज जो होती है एक एग्जाम्पल है कंटिन्यूस सिस्टम, डिस्क्रीट सिस्टम, या दोनों या नन ऑफ दी अबव। देखो रिफाइनरीज होती है एक फिक्स्ड पैटर्न से चलती है। ठीक है, एक फिक्स्ड पैटर्न होता है, फिक्स्ड प्रोसीजर होता है, उसमें ज़्यादा चेंजेस की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर वो ज़रूरत नहीं पड़ती तो उसको हम किस सिस्टम में डालेंगे? कंटिन्यूस सिस्टम में डाल देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सिस्टम। देखिए सिस्टम का कोई गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स जो नहीं है वो बताना है। जैसे कि सब सिस्टम इज़ एन असेंबली ऑफ मैनी सिस्टम। ओके, तो सब सिस्टम है वो असेंबली जो है वो बहुत सारी सिस्टम की असेंबली है। ऑल सब सिस्टम्स आर इंटर रिलेटेड, ऑल सब सिस्टम्स ऑपरेट विथ प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल्स बिटवीन दैम, and all subsystems are interacting with the external and internal environments। तो ठीक है, यहाँ पे जो रॉन्ग स्टेटमेंट दिख रहा है वो है ए कि सब सिस्टम इज़ एन असेंबली ऑफ अ मैनी सिस्टम। एक्चुअली ये उल्टा लिखा हुआ है, सिस्टम इज़ एन असेंबली ऑफ सब सिस्टम। ये सिस्टम जो है वो यहाँ होना चाहिए आगे की तरफ, और सब सिस्टम पीछे की तरफ होना चाहिए। कि सिस्टम जो है वो सब असेंबली का बना हुआ है, सब सिस्टम का बना हुआ है, ना कि सब सिस्टम सिस्टम का बना हुआ है। ठीक है, देखिए और भी बात करें तो जैसे कि ऑल सब सिस्टम्स एक दूसरे के इंटर रिलेटेड होती है, सारी एक दूसरे के इंटरेक्शन से काम करती है। सारी सिस्टम्स के बीच में एक प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल होता है। ऑल सिस्टम्स इंटरेक्ट करती है उनके जो, फॉर एग्जांपल एक सब सिस्टम है, एक सिस्टम के अंदर एक सब सिस्टम है, जैसे कि ये बड़ी सिस्टम ए है और बी जो है वो सब सिस्टम ए की। तो अंदर का हो गया हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट, ये जो भी यहाँ पे इंटरनल एनवायरनमेंट, और उसके बाहर जो भी है बाउंड्री के बाहर वो हो गया हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो वो इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ के इंटरैक्ट करेगी। ठीक है, वो अंदर अंदर ऐसा नहीं अकेले अकेले काम करती रहेगी, वो इंटरैक्ट करती है। चलिए, इनपुट जो होता है ऑफ अ सिस्टम आर, क्या होता है इनपुट? The necessary things required to achieve the specific goal for which system is working, concept which separates system from other factors, the final result emerging out of the system, providing information whether the system is working as per plan, all activities performed to convert raw material into finished product। तो यहाँ पे देखिए आपको इनपुट का मतलब क्या होता है? ऐसी सारी नेसेसरी थिंग्स जो हमें ज़रूरत है जिससे सिस्टम काम करने के लिए, सिस्टम का जो मेन गोल है, स्पेसिफिक गोल अचीव करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ अ सिस्टम। देखिए इंटरनल एनवायरनमेंट कौन सा है सिस्टम का? प्रोडक्शन कैपेसिटी, फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ इंडस्ट्री, बिहेवियर ऑफ वर्कर्स एंड स्टाफ। तो देखिए प्रोडक्शन कैपेसिटी कैसा होता है? इंडस्ट्री का खुद का होता है, तो इंटरनल एनवायरनमेंट में चला जाएगा। फाइनेंशियल कंडीशन इंडस्ट्री की है, वो भी एक इंटरनल ही फैक्टर है। हमारे पैसे की कंडीशन हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट है, ना कि वो बाहर का एनवायरनमेंट है। वर्कर जो है और स्टाफ का जो बिहेवियर है वो भी हमारे कंपनी के इंटरनल एनवायरनमेंट में ही आता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आना चाहिए? ऑल ऑफ दी अबव आना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ सिस्टम। देखिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कौन सा है? प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करी तो वो तो इंटरनल में चला गया। पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ अ कंट्री, ऑब्वियसली पॉलिटिकल कंडीशन जो होती है वो कंपनी के अंदर नहीं होती, कंपनी के बाहर होती है। जो भी आप स्टेट में रहते हो, जो भी आप सिटी में रहते हो, या जो भी आप कंट्री में रहते हो, उसकी पॉलिटिकल कंडीशन, तो वो एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, फाइनेंशियल कंडीशन इंटरनल हो गया, बिहेवियर ऑफ वर्कर एंड स्टाफ ये भी इंटरनल हो गए। ओके, सो हमारा ऑप्शन क्या आएगा? पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ कंट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट गुजरात, इंडिया एंड वर्ल्ड। देखिए तीन यहाँ पे वर्डिंग दी हुई, एक तो गुजरात, एक इंडिया और एक वर्ल्ड। तो हमें ध्यान देना है कि सबसे पहले वर्ल्ड आएगा, वर्ल्ड के अंदर है इंडिया और इंडिया के अंदर है गुजरात। ठीक है, तो इस तरह से हमने सिस्टम, सब सिस्टम और सब सिस्टम बना लिया। तो देखिए पढ़ते हैं और क्वेश्चन को आंसर्स देखते हैं क्या क्या होना चाहिए भाई। तो हमें यहाँ पे नॉट करेक्ट है वो ढूंढना है, यानी 3 करेक्ट रहेंगे, एक गलत रहेगा। तो गुजरात सिस्टम इज़ अफेक्टेड बाय इंडिया, यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बट इंडिया जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है कैन नॉट बी अफेक्टेड बाय गुजरात। ठीक है, समझ लो, यानी गुजरात जो है वो क्या होगा? उसको अफेक्ट करेगा, यानी इंडिया की जो भी कंडीशन है वो गुजरात को अफेक्ट करेगी,
बट ऐसा है, उल्टा ट्रू नहीं है, यानी कि इंडिया को गुजरात नहीं अफेक्ट कर सकता, उल्टा रिवर्स पॉसिबल नहीं है, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे। दूसरा, गुजरात एक सिस्टम है, इंडिया एंड वर्ल्ड उसके लिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ऑब्वियसली देखो, गुजरात अगर बात करें तो उसके बाहर है इंडिया, और इंडिया भी किसी के अंदर है, यानी उसके बाहर हो गया वर्ल्ड। तो इंडिया और वर्ल्ड उसके लिए क्या हो गया, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो गया। तो देखिए ये तो कहीं ना कहीं ट्रू दिखाई दे रहा है। कंस्ट्रक्शन ऑफ सरदार सरोवर डैम जो है इन गुजरात कैन बी अफेक्टेड बाय डिसीजन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑब्वियसली अगर गुजरात में सरदार सरोवर डैम बनाना है, कंस्ट्रक्शन करना है, या उसका कोई भी उसके रिलेटेड डिसीजंस है, तो उस डिसीजन को कौन अफेक्ट कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो दिल्ली में बैठी है, तो वो अफेक्ट कर सकती है, तो ऑब्वियसली कर सकती है, तो ये ट्रू है। इंडिया कैन बी अफेक्टेड बाय गल्फ वॉर तो दो इट इज़ नॉट इन्वॉल्व इन इट। तो देखिए इंडिया की बात करें तो इंडिया अफेक्ट हो रहा है, इंडिया की बात कर रहे हैं, वो अफेक्ट हो रहा है कि दुनिया में क्या चल रहा है। अभी दुनिया में क्या चल रहा है उससे इंडिया को क्या फ़र्क पड़ेगा, तो ऐसा नहीं होता। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, गल्फ वॉर। अभी गल्फ वॉर चल रही है, गल्फ कंट्री से क्या आता है, हमारे कंट्री में ऑयल आते हैं। अभी देखिए गल्फ वॉर चल रही है तो वहाँ पे ऑयल का प्रॉब्लम होगा, ऑयल का ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम होगा। अगर ऑयल के ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम होगा तो ऑब्वियसली हमारे जो कंट्री में है उसमें ऑयल का प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो फिर हमें अफेक्ट करेगा। तो भाई ये भी कहीं ना कहीं ट्रू है। तो यहाँ पे एक ही चीज़ से गड़बड़ दिख रही है कि ये कि गुजरात को इंडिया अफेक्ट कर सकता है बट इंडिया को गुजरात अफेक्ट नहीं कर सकता, तो ये गलत बात है। यहाँ पे कैन नॉट नहीं आएगा, ठीक है। इंडिया को गुजरात भी जो है वो अफेक्ट कर सकता है, यानी इंटरनल एनवायरनमेंट जो है उसका कुछ ना कुछ असर पड़ता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे, ठीक है। जो सिस्टम है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ ना कुछ उसको अफेक्ट करता रहता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, फर्स्ट वाला जो इनकरेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल वेरिएबल। एक्सटर्नल वेरिएबल कौन सा नहीं है, या तो ऐसा भी पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल वेरिएबल, सीधी तरह है। या तो इंटरनल वेरिएबल कौन सा है वो बता दो, या तो जो एक्सटर्नल वेरिएबल नहीं है वो बता दो। तो टेक्नो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, तो ये हो गया एक्सटर्नल, कंट्री की बात चल रही है। सोशल बिहेवियर ऑफ द कंट्री, ये भी एक एक्सटर्नल हो गया। मैनेजमेंट पॉलिसी, तो मैनेजमेंट पॉलिसी कंपनी के अंदर होती है, एक कंपनी है उसके अंदर होती है, और बाहर हमारा पूरा कंट्री है, ओके, पूरा कंट्री है। तो जो कंट्री के अंदर टेक्नो इकोनॉमिक कंडीशन एक्सटर्नल चला जाएगा, बाहर की बात है। सोशल बिहेवियर यानी बाहर लोग कैसा बिहेवियर चल रहा है, क्या डिमांड है, तो ये सब चीज़ें एक्सटर्नल में चली जाएगी। मैनेजमेंट पॉलिसी जो इंटरनल मैटर है, और पॉलिटिकल लीगल कंस्ट्रेंट्स यानी जो भी सपोज जो भी कंट्री में है उसका पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट क्या पड़ रहा है, तो वो भी एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स क्या होता है, चेंज होते रहते हैं, ठीक है, ये चेंज होता रहता है। फॉर एग्जांपल टेक्नो इकोनॉमिक डेवलपमेंट चेंज होते रहते हैं, सोशल बिहेवियर भी चेंज होते रहते हैं, पॉलिटिकल लीगल कंस्ट्रेंट्स से ये भी बदलते रहते हैं। तो ठीक है, चलो, तो हमारा आंसर हमने डिसाइड कर लिया कि मैनेजमेंट पॉलिसीज। इंडस्ट्रियल यूनिट इज़, तो क्या होता है इंडस्ट्रियल, ओपन सिस्टम होता है, क्लोज सिस्टम होता है, दोनों होता है ना। तो कोई भी इंडस्ट्रियल यूनिट कैसा होगा, ओपन सिस्टम होगा। क्यों ओपन सिस्टम होगा, क्योंकि वो बाहर के एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा। अगर इंटरेक्ट नहीं करेगा तो क्लोज सिस्टम, पर इंटरेक्ट करेगा तो ओपन। कोई भी इंडस्ट्री है वो बाहर इंटरेक्शन के बिना काम नहीं कर सकती, ठीक है। जो भी सप्लाई है वो तो बाहर से ही आने वाले हैं, और जो भी चीज़ आप बनाओगे वो तो ऑब्वियसली आप उसके कस्टमर भी बाहर से लेके आओगे, है ना। कस्टमर आपके कंपनी के थोड़ी होगे, वो तो आपकी कंपनी के बाहर के होगी, यानी कि आपको बाहर के एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट तो करना ही पड़ेगा ऑब्वियसली। तो ये ओपन सिस्टम में ही चला जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम डज नॉट इंटरेक्ट विथ इस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। देखिए ऐसी कौन सी सिस्टम है जिसमें वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगी, जैसे कि अभी मैंने समझा इंटरेक्ट तो करना पड़ता है, जैसे कि इंडस्ट्रियल यूनिट है। तो ऐसा कौन सा है जिसमें बाहर के साथ इंटरेक्ट नहीं करता, जैसे कि ह्यूमन बॉडी है, तो ह्यूमन बॉडी जो है वो बाहर के साथ इंटरेक्ट करता है, ठीक है, उसको फ़र्क पड़ता है। एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड इनसाइड द कंट्रोल एनवायरनमेंट, इंडस्ट्रियल यूनिट, ट्रांसपोर्ट। इंडस्ट्रियल यूनिट का मैंने अभी बता दिया कि ये तो ओपन सिस्टम है। ट्रांसपोर्टेशन वो भी इंटरेक्ट करता है तो ओपन सिस्टम होगा। ह्यूमन बॉडी पे एक ओपन सिस्टम है क्योंकि वो भी इंटरेक्ट करता है। तो एक ही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि एक्सपेरिमेंट्स जो है वो एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में किया जाएगा। क्यों कंट्रोल एनवायरनमेंट के ऐसे एनवायरनमेंट में उस एक्सपेरिमेंट को हम कंडक्ट कर रहे हैं जिससे बाहर का जो भी एनवायरनमेंट है उसको अफेक्ट ना करे।
तो उसका मतलब ये हमने क्लोज कर दिया, उसको हम अफेक्ट नहीं करने दे रहे। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट जो भी कंडक्ट किए जाते हैं वो बहुत ही क्लोज और कंट्रोल एनवायरनमेंट में किए जाते हैं। चलिए, तो आंसर बी है। ओके, इम्पैक्ट ऑफ अ कार्बन परसेंटेज ऑन स्टील कास्टिंग इज, ठीक है। अगर मैं बात करूँ स्टील कास्टिंग की, तो स्टील कास्टिंग जो होती है वो कार्बन पे डिपेंड करती है। जितना कार्बन बढ़ाते जाओगे उतना आपको स्टील कास्टिंग पे अफेक्ट पड़ता जाएगा, यानी जो मटेरियल है ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटल बनता जाएगा। तो ये चीज़ है। तो अभी ये कैसे सिस्टम हो जाएगी, डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम है, प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम है। तो देखिए, कार्बन परसेंटेज है वो हम मेज़र कर सकते हैं और हमें पता है, हमारे पास सारे ग्राफ रेडी है। हमारे पास आयन कार्बन डायग्राम जो हमने पढ़ा था, तो ये सब हमारा रेडी है। हमें पता है कि इतना अगर कार्बन परसेंटेज होगा तो वो उसका स्टील कास्टिंग पे क्या असर होने वाला है, यानी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ कैन बी कैलकुलेटेड द रिजल्ट, यानी रिजल्ट हमें पता होगा। इतने परसेंटेज डालोगे तो ऐसा बनेगा, इतना परसेंट डालोगे तो ऐसा बनेगा। तो ये अंदाजे से नहीं चलेगा, ये कैलकुलेशन से चलेगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम। In this system, theory of probability is used to predict impacts of environmental factors on system work। देखिए, कौन सी सिस्टम ऐसी है जिसमें हम probability की थियरी को यूज़ करते हैं कि हो सकेगा नहीं हो सकेगा, जिसमें आंसर रहते हैं यस और नो, कि इतनी परसेंटेज चांसेस रहते हैं, चांसेस की बात करते हैं। स्टेटिस्टिकल थियरी की बात चलती है, स्टेटिस्टिकल थियरी, इतने परसेंटेज लोग ये है, जैसे कि 30% लोग की हाइट इतनी है, ये वो। तो ये प्रोबेबिलिटी की थियरी है, स्टैटिस्टिकल थियरी है, जिससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इतना अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि बात करता हूँ कि बारिश होने के चांसेस इतने परसेंटेज है, बादल देख के हम बता सकते हैं, या जो भी हमारा जो एनवायरमेंटल वाले जो डिपार्टमेंट होता है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, वो अंदाज़ा लगाता है कि इतने परसेंट चांसेस है। वो परफेक्ट उसका आंसर नहीं होता कि इतने 5 बजे इतनी बारिश होगी, ऐसा कोई वो अंदाज़ा एग्जैक्ट नहीं लगा सकते। कैलकुलेशंस वो फिक्स नहीं होते, ठीक है। तो ऐसी सिस्टम कैसे होती है, प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम होती है। चलिए, इन प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम क्या है, मैथमेटिकल मॉडल इज डेवलप टू एग्जामिन इम्पैक्ट्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। मैंने आपको बोला कि ऐसा नहीं होता, इसमें मैथमेटिकल मॉडल आप तैयार नहीं कर सकते। इसके अंदर क्या होता है, थियोरी ऑफ प्रोबेबिलिटी यूज़ की जाती है, जो प्रेडिक्ट करते हैं जो भी एनवायरनमेंट फैक्टर का इम्पैक्ट है सिस्टम पे, वो प्रेडिक्ट करना बोलते हैं इस पर, ठीक है। चलिए, वर्क इज़ डन एज पर कस्टमर स्पेसिफिकेशन। तो देखिए, कस्टमर जैसा बोलता है वैसा हमें वर्क करना है। हमारी कंपनी में कैसा काम चल रहा है, कस्टमर है, कस्टमर ने बोला ऐसा करना है वैसा करना है, तो हम उसके हिसाब से हमारे चेंजेस करते हैं। कल जाके कस्टमर बोलेगा, दूसरा कस्टमर जाके कोई दूसरा बोलेगा, तो हम वैसे काम करने चले जाएंगे। तो ये कोई कंटिन्यूस सिस्टम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमारे हम फिक्स पैटर्न से काम कर ही नहीं रहे। यहाँ पे कस्टमर है, कस्टमर बोल रहा है वैसा हम काम करें, कल कस्टमर कुछ और बोलेगा, कम और कुछ और काम करेंगे। तो ऐसे सिस्टम को क्या बोला जाता है, डिस्क्रीट सिस्टम बोला जाता है, क्योंकि वो फिक्स पैटर्न से काम नहीं करते, हम बहुत सारे चेंजेस करते रहते हैं एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एक एग्जांपल है किसका, कंटिन्यूस का, डिस्क्रीट का, ये दोनों या नॉन ऑफ। देखो, फर्टिलाइजर कंपनी है, ये भी एक फिक्स पैटर्न से चलता है, क्योंकि उसका बनाने का जो प्रोसीजर है, उसमें जो भी केमिकल कंपोजिशन होता है वो बहुत ही फिक्स होता है, और फिक्स होता है तो हमें उतना ही डालना है, ऐसे ही बनता है, वो एक फिक्स हो गया। अगर सिस्टम फिक्स हो गया, उसका प्रोसीजर फिक्स हो गया, तो फिर हम वो ऐसे काम करता रहेगा, तो ऑब्वियसली ये कहाँ चला जाएगा, कंटिन्यूस सिस्टम में चला जाएगा। ट्यूशन क्लासेस है या तो कोचिंग है, किसका एग्जांपल है, प्रोडक्शन सिस्टम, नॉन प्रोडक्शन सिस्टम, या दोनों, या नन ऑफ द अबव। तो देखिए, ट्यूशन क्लास है, कोचिंग क्लास है, ये एक कैसी इंडस्ट्री में आता है, सर्विस में आता है, ठीक है, जिसमें सर्विस प्रोवाइड की जाती है। तो सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उसमें हम इनपुट एज अ कुछ रॉ मटेरियल नहीं लेते, उसमें प्रोसेस होके फिनिश प्रोडक्ट बनना, तो ऐसा इसको प्रोडक्शन सिस्टम बोलते हैं। तो ऐसा कुछ होता नहीं है इसमें, तो ऑब्वियसली ये इसका आंसर आएगा नॉन प्रोडक्शन सिस्टम। चलिए, बेस्ड ऑन डैश सिस्टम डिज़ाइन इज मेड। देखिए, सिस्टम डिज़ाइन किसके बेस पे किया जाता है, सब सिस्टम के बेस पे, सिस्टम इवैल्यूएशन के बेस पे, सिस्टम मॉडिफिकेशन, या सिस्टम एनालिसिस। क्योंकि सिस्टम डिज़ाइन की जाती है सिस्टम एनालिसिस के बेस पे। जैसा सिस्टम पे आप एनालिसिस करते हो, सिस्टम का एनालिसिस एक बार हो जाता है, उसके बेस पे आप क्या बनाते हो, आप सिस्टम की खुद की डिज़ाइन चालू करते हो। ओके, चलिए, सिस्टम डिज़ाइन इज़ अ गुड कब, तो इफ़ अगर ये सिंपल है, फीडबैक अरेंजमेंट भी डाला है आपने, या देयर इज अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन प्लानिंग कंट्रोल एक्टिविटीज़, या ऑल ऑफ दी। तो ऑब्वियसली यहाँ पे सिस्टम जब सिंपल है डिज़ाइन तो अच्छी बात है, फीडबैक अरेंजमेंट भी आपने डाला है तो ये भी एक अच्छी बात है, और कोऑर्डिनेशन चल रहा है, जो भी आप प्लान कर रहे हो, फिर जो भी कंट्रोलिंग एक्टिविटीज़ हो रही है उसका प्रॉपर कोऑर्डिनेशन भी है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए, ऑल ऑफ दी अबव आना चाहिए। चल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम बिहेवियर। सिस्टम बिहेवियर का एग्जांपल,
एग्जाम्पल की बात चलिए, ठीक है। सिस्टम बिहेवियर किसको बोलते हैं, जैसे कि गोइंग फॉर अल्टरनेटिव रॉ मटेरियल इन केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ रेगुलर रॉ मटेरियल। देखिए रेगुलर रॉ मटेरियल जो चाहिए वो नहीं मिले, शॉर्टेज हो गई, तो हमने क्या कर दिया कि चलो कुछ और अल्टरनेटिव कोई और ऑप्शन निकाल के रॉ मटेरियल लेके आते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ कि हमारी कंपनी है, बाहर है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई जिससे हमारा रॉ मटेरियल का सप्लाई बंद हो गया, तो हमने कुछ और अल्टरनेटिव ऑप्शंस निकाला, यानी कि हमने हमारा रेगुलर पैटर्न को चेंज करके हमने क्या किया, हम बिहेव कर रहे हैं। कैसे बिहेव करें, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जैसे जैसे चेंज हो रहा है वैसे हमने बिहेव किया। हमने क्या बिहेव किया, हमने हमारे रेगुलर प्रोसीजर में चेंजेस लाए। क्या चेंजेस लाए, तो हम जो रेगुलर रॉ मटेरियल यूज़ करते थे उसको नहीं करते हुए हमने कोई अल्टरनेटिव दूसरा रॉ मटेरियल यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। यानी हम क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से यहाँ पे हमारी सिस्टम क्या कर रही है, बिहेव कर रही है, समझ रहे हो। तो ये एक एग्जाम्पल है, तो यस ये एग्जाम्पल है। ट्रेनिंग एन एम्प्लॉई एज पर द रिक्वायरमेंट इन चेंजिंग टेक्नोलॉजी। देखिए हमारे कंपनी के बाहर टेक्नोलॉजी है, बहुत ही ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं, उसमें बहुत ही एडवांसमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। तो हम पुरानी कंपनी है, तो हमारे एम्प्लॉयज़ को नए तौर तरीके, नई नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपग्रेड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, अब हम बाहर के चेंजेस के हिसाब से हमारा बिहेवियर चेंज होता जाएगा। यानी हमारा क्या बिहेवियर चेंज हुआ कि हमने हमारे एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया अकॉर्डिंग टू न्यू टेक्नोलॉजी या अकॉर्डिंग टू जो भी लेटेस्ट रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। तो ये भी एक सिस्टम बिहेवियर ही है। क्यों, क्योंकि बाहर चेंज हुआ, उसके हिसाब से हमने भी हमने चेंजेस होना स्टार्ट कर दिया। अडॉप्टिंग न्यूअर मशीनरी एंड ऑटोमेशन टू बी कॉम्पिटिटिव इन द मार्केट। देखिए मार्केट बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, नई नई मशीनरीज वाले आ रहे हैं, ऑटोमेशन वाले मशीन्स आ रहे हैं, और हमारी कंपनी में अगर पुराने मशीन है तो हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे मशीन्स को अपग्रेड कर रहे हैं, नए मशीन्स ला रहे हैं, ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमें भी मार्केट में टिके रहना है, मार्केट की कॉम्पिटिशन में टिके रहना है। तो हम भी बाहर के एनवायरनमेंट के हिसाब से हम हमारी सिस्टम में चेंजेस कर रहे हैं। ओके, क्यों, क्योंकि इसी को तो बोलता है सिस्टम का बिहेवियर। ओके, तो चलिए ये भी सही है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आना चाहिए, ऑल ऑफ दी अबव आना चाहिए। चलिए, अडॉप्टेशन ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टू कॉम्बैट अगेंस्ट द कॉम्पिटिटिव इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए ये वही बात हो गई, जैसे कि ये मैंने बात किया, ये सेम क्वेश्चन है कि अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम अडॉप्ट कर रहे हैं, किस लिए, लड़ाई लड़ने के लिए। किसकी लड़ाई की बात चल रही है, एक कॉम्पिटिशन में टिके रहने के लिए। तो इसको ऑब्वियसली हम किसका एग्जाम्पल मानेंगे, सिस्टम बिहेवियर का। वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम स्ट्राइव्स टू एडजस्ट विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट। देखिए ऐसी सिस्टम क्या कर रही है, जो चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को क्या कर रही है, एडजस्ट कर रही है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोज सिस्टम, क्लोज लूप सिस्टम, ओपन सिस्टम या डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम। तो ऐसी सिस्टम को हम बोलेंगे ऑब्वियसली ओपन सिस्टम, क्योंकि वो इंटरेक्ट कर रही है ना, बाहर के एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करी, बाहर जैसा जैसा हो रहा है उसके हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, हमारे चेंजेस ला रहे हैं। तो ऐसे सिस्टम को ओपन सिस्टम बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेड फेवरेबल थ्रू बेटर एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट। देखिए किसको हम क्या कर सकते हैं, हमारे फेवर में ला सकते हैं अगर हम बेटर और इफेक्टिव मैनेजमेंट करें तो इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बोथ या नॉन। तो देखिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट तो हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि बाहर की पॉलिटिकल कंडीशन है, तो कौन सी सरकार आएगी, वो क्या नियम लाएगी, उसको तो हम चेंज कर नहीं सकते। हम हमारे मैनेजमेंट, अच्छे मैनेजमेंट से, इफेक्टिव मैनेजमेंट से हम हमारी कंडीशंस को हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने फेवर में ला सकते हैं। तो जिसको हम चेंज कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट। तो इंटरनल एनवायरनमेंट पे हमारा कंट्रोल रहता है, ना कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एक्सटर्नल वेरिएबल, या तो हमें ढूंढना है यहाँ पे इंटरनल वेरिएबल। तो देखिए पर कैपिटा इनकम, तो ये तो एक हो गया हमारा पर कैपिटा इनकम जो है वो हो गया हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, क्योंकि पर कैपिटा इनकम क्या होता है, कंट्री के पीपल की होती है। अभी हमारे कंपनी के लोगों की बात नहीं चल रही, कंट्री के पीपल की है। तो पर कैपिटा इनकम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो गया। स्किल्ड वर्कर की बात करें तो ये इंटरनल हो गया, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल एक्सटर्नल हो गया, लीगल कंसर्न्स जो बाहर से आते हैं तो वो भी एक्सटर्नल हो गया। तो यहाँ पे एक ही दिखाई दे रहा है, स्किल्ड वर्कर। ओके, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ सिस्टम, जैसे कि ओपन लूप, क्लोज लूप सिस्टम, ये तो टाइप ऑफ सिस्टम है। प्रोडक्शन, नॉन प्रोडक्शन, तो ये भी एक टाइप ऑफ द सिस्टम है। इंस्पेक्शन, नॉन इंस्पेक्शन, ये एक नहीं है। डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस, ये भी तो है। ओके, सो हमारा आंसर क्या आएगा, सी। इंडस्ट्रियल यूनिट आर ओपन सिस्टम, क्लोज्ड लूप सिस्टम, बोथ या नन ऑफ दी अब वो। तो इंडस्ट्रियल यूनिट एक है, वो एक क्या हो जाएगी, ओपन लूप सिस्टम भी हो, सॉरी ओपन सिस्टम, नॉट ओपन लूप सिस्टम, ओपन सिस्टम हो जाएगी, और क्लोज लूप सिस्टम भी हो जाएगी। क्लोज लूप सिस्टम का मतलब क्या होता है, जो भी फीडबैक है
वो आता है, फीडबैक के हिसाब से चेंजेस होते रहते हैं। तो फीडबैक की जिसमें अरेंजमेंट होती है उसमें हम क्लोज लूप सिस्टम बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल यूनिट अगर ऑप्शंस में आपको ओपन सिस्टम भी दिखाई दे रहा है और क्लोज लूप सिस्टम भी दिखा रहे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बोथ ए एंड बी। चलिए, वर्किंग ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री किसका एग्जांपल है, फिक्स्ड पैटर्न है, जो आर डन एज अ फिक्स पैटर्न विदाउट एनी चेंज इन द प्रोसेस, फिक्स प्रोसीजर, या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे देखिए सारे मीनिंग है एक ही तो लिखे है, एक ही चीज़ लिखी हुई है बार बार अलग अलग तरीके से। जैसे कि सीमेंट इंडस्ट्री का प्रोसीजर फिक्स होता है तो वो फिक्स पैटर्न की तरह काम करता है। विदाउट एनी चेंज इन द प्रोसेस यानी वो तो फिक्स की बात हो गई, फिक्स प्रोसीजर का मतलब तो फिक्स ही होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव आएगा। ठीक है, तो चलिए चैप्टर 1 के टोटल हमारे MCQs हो गए 100। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।